अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट, एक स्पेशल एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट का जो स्पेशली यूजेज होता है, यूटिलाइजेशन होती है, एंड देन इन क्या क्या रोल्स होते हैं, किस कदर चीज़ों को मैनेज करने के लिए लीडरशिप स्किल्स का यूटिलाइजेशन होता है, और उसी तरह की चीज़ों में किस तरह आपको अपनी टीम को और उस टीम के अंदर लीडर्स को किस तरह देखना होता है, और लीडरशिप के क्या क्या स्टाइल्स हैं, किस तरह की लीडरशिप कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली ये एक कोर्स भी है जो मैम सादिया दुरानी साहिबा पढ़ाती हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे पास स्टूडेंट्स या जो स्कॉलर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं उसी ही सब्जेक्ट के। मगर इस शो के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये होती है कि हमारे पास एक तो जो स्टूडेंट जो स्कॉलर्स हैं वो हैं, और देन अगर हमारे साथ बहुत ही ऑनरेबल हमारे जो गेस्ट होते हैं वो मार्केट से होते हैं, जिनका ऑलरेडी अपना जो खिदमात का दायरा होता है वो बहुत वसी होता है, उनका तजुर्बा बहुत वसी होता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनसे और उनके तजज़ियात से, उनके तजुर्बात से सीखें। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अगर मैं उनके एक्सपीरियंस की बात करूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि उनके तजुर्बात और तजज़ियात के ऊपर और उनकी जो एक हिस्ट्री रही है अपनी खिदमात देने की, उसके ऊपर हम उनके एक्सपीरियंस को लेके बात करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो विजिटिंग फैकल्टी हैं ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी, एंड देन अगेन इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है एजुकेशन में। वो एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं, और उनका एजुकेशन कंसल्टेंट का जो मैं कहूँगा फर्म है वो स्कूल लीड्स के नाम से, एंड देन अगेन वो जो सबसे अहम और बहुत ही जामे काम है एजुकेशन की फील्ड के अंदर, यानी कि स्कूल जहाँ से बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, वहाँ पर बच्चों के ऊपर, फैकल्टी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, एंड देन अगेन जो कहते हैं ना इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्रिंसिपल साहब के पास होती है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक स्कूल के भी प्रिंसिपल हैं, और जी हाँ, वो द न्यू जनरेशन स्कूल के प्रिंसिपल है, और आने वाले वक्तों में वो डॉक्टर भी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, आलमगीर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक है। और बहुत जल्द आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो मैं तो सबसे पहले आपको कहूंगा सर, कंग्रेचुलेशंस, यू आर डॉक्टर टू बी। थैंक यू सो मच। स्टिल लॉन्ग वे टू गो, वी हैव सो मेनी मोर फेजेस। कुछ फेजेस हैं जिससे गुजरना है और वेरी चैलेंजिंग टास्क। और हमारे साथ मौजूद है आमना अनवर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपका तालीमी सिस्टम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी हमारी उम्मीद है बहुत 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 अच्छा गुजरे। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन के दायरे में आने वाली हैं, और जैसे मैंने बात की कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के ऊपर वालिदैन का भी बड़ा एक फोकस होता है, टीचर्स का भी होता है, पेरेंट्स का, मैनेजमेंट का, एंड देन अगेन सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल साहब की, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिलेबस, करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कूल का अपना एटमॉस्फेयर, इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स, या बच्चे जहाँ जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ कॉम्पिटिशन्स या बहुत सी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी सारा फोकस होता है एक मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट के रिलेटेड भी हम बात करेंगे और लीडरशिप के रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो मैं आज सबसे पहले अपने स्पेशली जो मेहमान खुसूसी हमारे प्रोग्राम के, सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट के हवाले से आप किस कदर देखते हैं, इस अहम पोजीशन पे आप अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, तो आप किस तरह इस रोल को देखते हैं, इस पोजीशन पे, स्पेशली एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट को देखते हुए, कि प्रिंसिपल के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां और किस तरह इस सारे मामलात को देखना होता है? बहुत चैलेंजिंग भी होता है ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान में तो वैसे इस हवाले से बहुत ज़्यादा किल्लत रही है कि लीडरशिप के हवाले से जो प्रोग्राम्स हैं या लीडरशिप को डेवलप करने के हवाले से जो इदारे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़ैबिस्ट ने, इस तरह दीगर इदारों ने, और ज़ैबिस्ट ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट के हवाले से। तो बहुत सारे जो कि डायमेंशंस है स्कूल को लीड करने के हवाले से, अगर मैं बात करूँ स्कूल में तो बच्चों को लीड करना है, टीचर्स को लीड करना है, फिर पूरी कम्युनिटी को लीड करना है। तो स्कूल प्रिंसिपल्स की जो जिम्मेदारी है बहुत एक्सपेंडेड है, एंड स्कूल प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्चुअली मैनेजिंग एंड लीडिंग a school but a community which can have effect on Pakistan's and overall the national issues। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस हवाले से, और बहुत ज़्यादा लीडरशिप सलाहियतें चाहिए एजुकेशनल इदारे को चलाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम्स जिस तरह यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, ये कॉलेज लेवल पे भी ऑफर होने चाहिए, और इसी तरीके से स्कूल लाइफ में भी ऑफर किए जाने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स। सर, बीइंग एजुकेशनल लीडरशिप के हवाले से, आप एक एजुकेशन लीडर हैं, आप अपनी कंसल्टेशन के हवाले से भी काम करते हैं और स्कूल में भी एज ए प्रिंसिपल अपनी खिदमत दे रहे हैं, तो
कुछ चैलेंजेस तो होते हैं जो हम कहते हैं समवॉट बहुत बिगेस्ट होते हैं, एंड देन अगेन वो आप सिर्फ अपने स्कूल में नहीं, आप अपने तालीमी निज़ाम में नहीं, जनरली अगर हम बात करें वो देखते हैं, तो आप वो क्या अवामिल होंगे या क्या वो मसाइल होंगे आप समझते हैं कि जो हमारी लीडरशिप को फेस करने पड़ते हैं आजकल? सबसे बड़ा इशू जो आजकल मैं मिलके जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है, कोई 13 to 14 ईयर्स मेरे स्कूल लीडरशिप के हो चुके हैं, और इससे पहले मैं टीचर भी रहा हूँ। अभी भी मैं टीचर हूँ, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरे स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट पे है। टीचर्स का एटीट्यूड, जो यूजुअली हमारे पास टीचर्स आते हैं स्कूल्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास कम्युनिटी के स्कूल्स हैं, वो एक्चुअली बाय प्रोफेशन नहीं आते हैं, एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो आते हैं, और दे हैव सम फिलर्स के गैप्स होते हैं, उसको फिल करने के हवाले से वो आते हैं। तो उनको मोटिवेट करना और फिर उनसे अपने जो करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन करवाना एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। जब तक उनका एटीट्यूड चेंज होगा वो इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ नहीं जाते हैं। सो दैट इज़ द कोर इशू दैट वी हैव एक्चुअली इन स्कूल्स, कि टीचर्स को कैसे हम प्रोफेशनली लिंक करें टीचिंग के साथ, और वो बाय हार्ट या उनकी अपनी जो ज़ाती टीचर लीडरशिप है वो सलाहियतें उभर के सामने आए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमने टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट की हैं, वी विल एक्सप्लेन दैट टू यू। लेकिन ये सबसे बड़ा कोर इशू है कि टीचर्स की रिटेंशन इज अ कोर इशू। मैं जितने भी स्कूल्स में एज अ कंसल्टेंट जाता हूँ, मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम स्कूल लीडर से सुनने को मिलती है कि जी हमारे टीचर्स रिटेन नहीं करते हैं। आप हमें बताएं कि हम टीचर्स को कैसे रिटेन करें। सही। अच्छा बेटा, आप भी पढ़ रहे हैं, अगेन आप भी स्कॉलर हैं, तो आप इस मामले को कैसे देखती हैं? आप क्या देख रही हैं, जस्ट लाइक आपकी फैमिली में से या सिबलिंग में से लोग स्कूल जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो आप भी समवॉट कई मैनेजमेंट की चीजें देखती होंगी, कभी टीचर्स के हवाले से या बच्चों की कॉपीज वगैरह देखती होंगी, तो आप क्या फील कर रही हैं, किस चीज का इशू है? एक्चुअली फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप एज अ लीडर उस चीज़ को लीड करना जाने, और आपको हर वे से पता हो कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है। पेरेंट्स से भी डील करते हैं एज अ लीडर, और बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी कम्युनिकेट उनको करना होता है। तो हर किसी की एक पोजीशन पर रहकर और उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, तो फिर इस चीज़ में बेहतरी आ सकती है। और टीचर को भी मैनेज करना है, टीचर को भी बताना है। अगर किसी को एज अ टीचिंग में वे नहीं पता, कि समटाइम्स टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से उस वे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की है, वो बताए कि हमारे स्कूल का कल्चर क्या है और हमें कैसे इस चीज़ को प्रमोट करना है आगे स्टूडेंट्स में या पेरेंट्स में या ओवरऑल में। सर, जैसे अभी आपसे बात हुई कि रिटेंशन का बड़ा मसला है, एंड देन अगेन द पीपल हु आर नॉट एक्चुअली दे वांटेड टू गो फॉर द टीचिंग साइड, मगर कुछ टाइम के लिए शायद उनकी मतलब माली हालात या किसी भी वजह की वजह से वो टीचिंग फील्ड में आ गए, मगर ट्रेंड नहीं है या दैट मच नॉट एजुकेटेड। तो ऑब्वियसली चैलेंजेस तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली होती है, तो ऑब्वियसली वहां पर जरूरत होती है कि किस तरह एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर या कल्चर को डेवलप किया जाए, या किस तरह उन टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, या उनकी असेसमेंट का उनको आइडिया करवाया जाए कि यू नीड टू बी सिंसियर एंड सीरियस विद योर प्रोफेशन। तो उसके लिए किस तरह की आप लीडरशिप स्किल्स या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं एक पॉजिटिव कल्चर या एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जनरेट करने के लिए? मेरे वैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है कि उन टीचर्स की हम विजन जनरेट करें, हम उनकी एक विजन बनाएं कि सही टीचिंग को लेकर सिर्फ ये नहीं कि आप स्कूल की हद तक हैं, यू आर सपोज टू लीड अ होम इनफॉर्मली, आप अपनी फैमिली को भी लीड करेंगे और आप एक कम्युनिटी को भी लीड कर सकते हैं। सही। सो एक उनको एक विजन देने की जरूरत होती है, और मैं एक्चुअली मेरा सबसे पहला फोकस होता है जब मैं टीचर ट्रेनिंग्स अरेंज करता हूँ उनके लिए, क्योंकि लीडर नीड्स टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल, कि आपने उनके विजन को भी ट्रांसफॉर्म करना है, ना सिर्फ कि उनकी सलाहियतों को बल्कि विजन को भी ट्रांसफॉर्म करना है। जो एटीट्यूड है सबसे पहले तो डेवलपमेंट करने की जरूरत है, कि वंस देयर एटीट्यूड इज अलाइंड विद द एजुकेशनल vision, and there we need a strong leadership skills, not only charismatic leadership but transformational leadership, कि हमने उनके विजन को ट्रांसफॉर्म करना है, उनके स्किल्स को अलाइन करना है टीचिंग के साथ। और फिर बच्चों की साइकोलॉजी है, जब तक आपका एटीट्यूड नहीं है कि मैं पढ़ाने में कितना इंटरेस्टेड हूँ, मेरा दिल नहीं लगा, तो मैं बच्चों की साइकोलॉजी पे क्यों वर्कआउट करूँ। सही। तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि टीचर्स का विजन बनाएं, कि आप वाकई एक टीचर बन सकते हैं और आपको बनना चाहिए। आपको टीचर क्यों नहीं बनना चाहिए, व्हाई नॉट? You are supposed to lead a home in future। मे बी अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तब भी आप एक कम्युनिटी को लीड करेंगे, तो आपकी जो एजुकेशनल स्किल्स है, जो लीडरशिप है, वो आपकी फैमिली को भी बेनिफिट करेंगे और इसी तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही। This is what exactly we try to just make their inculcate with the सही। अच्छा आपने बेटा, आप क्या देखते हैं, आप क्या पढ़ते हैं इस हवाले से कि पॉजिटिव जो है कल्चर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे इस तरह के इश्यूज हो, तो वहाँ पर क्या स्ट्रेटजीज या किस तरह मामलात को देखा जाए? पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ।
सही। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है कल्चर में या किसी भी चीज़ की इशू आ रहा है तो हमें फर्स्टली देखना चाहिए कि आखिर ये बच्चा है तो इसको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है। समटाइम लैंग्वेज से प्रॉब्लम होती है, समटाइम आपको मैथ नहीं आती, तो आपको वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक देखनी चाहिए और फिर उसके बाद आप पेरेंट्स से डील करें। सही। और अच्छा, मतलब इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी जरूरत बिल्कुल है आजकल, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं और नहीं वो कम्युनिकेशन स्किल्स रही नहीं है। लोग बात करना नहीं पसंद करते, कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो अगर आप बात करना पसंद करेंगे तो आई थिंक आधे मसले तो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक मसलों का पता नहीं होगा कि मसला है क्या, तो उसके ऊपर वो डिस्कशन भी उस तरह का वाइटल नहीं हो पाएगा। सर, अभी आपसे जैसे बात हुई कि आपने भी बताया कि टीचर्स का विजन सेट करना या उनको अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए, स्पेसिफिकली जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगेन लीडरशिप की पर्सनालिटी का भी एक मामला आता है और लीडरशिप स्टाइल का। तो हाउ डू यू फील, आपकी लीडरशिप का स्टाइल कौन सा है, किस तरह की आप लीडरशिप को बजाते खुद फॉलो करते हैं और क्यों? देखिए, लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल्स हैं और मैं समझता हूँ कि सिचुएशनल भी होते हैं कि आप सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल्स को एज ए टूल यूज करते हैं। सही सर। इनिशियली सबसे पहले अगर हमने किसी को इंस्पायर करना या मेंटरशिप के अंदर लेकर आना है, टीचर्स को मेंटरशिप में लेकर आने की जरूरत है। और मेंटरशिप में तब आएंगे जब वो आपकी एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी से या आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो लीडरशिप की सबसे बड़ी एट्रीब्यूट्स में से हैं, कि आप कितना क्रेडिबल हैं, नंबर 1। सेकेंडली, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आप उनके जो प्रॉब्लम्स है, टीचर्स के प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझें। यू मस्ट रियलाइज देन दैट हाउ सिंसियर आई एम विथ यू। जब वो ये रियलाइज कर लें कि मेरे साथ जो स्कूल लीडर्स है उनकी सिंसियरिटी है, तो फिर यकीनन वो वही करेंगे जो आप उनको विजन देंगे। सही। सो मेंटरशिप के लिए जरूरी है कि मैं समझता हूँ हमने उनको पहले रियलाइज करवाना है अपनी क्रेडिबिलिटी, बिकॉज लीडरशिप इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन, टू इंस्पायर अदर्स, एंड लीडर इज द वन हु ड्रीम्स द इम्पॉसिबल्स। कि हम उनको ये चीज बताएं, वो समझते हैं बहुत सारी चीजें हमारी होती है ना, एक सब्जेक्टिव नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के कि जी हम नहीं कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब्जेक्टिव नॉर्म्स, एक लीडर है जो वहां पे क्लैश लेकर आता है उस सब्जेक्टिव नॉर्म्स के साथ कि नहीं, ये पॉसिबल है आपके लिए। तो मैं समझता हूँ कि इनिशियली हमने बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं लेकर चलना टीचर्स को, पहले उनका विजन सेट करना है, उनके एटीट्यूड को चेंज करना है, और उसके बाद फिर उनको जो मैनेजमेंट की जो रिलेटेड चीजें, मतलब टास्क ओरिएंटेशन, उसकी तरफ लेकर आना है। लीडरशिप मैं समझता हूँ जो स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट के दो स्टाइल से, एक तो है कि पीपल मैनेजमेंट और एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जब तक हम पीपल को मैनेज नहीं करेंगे, हम प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर सकते हैं, और इन दोनों का आपस में बहुत क्लोज रिलेशन है। सो पीपल मैनेजमेंट इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग पीपल फॉर द प्रोजेक्ट, और फिर इसकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है, वो एक अलग टास्क है। तो मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि मैं पहले पीपल मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करूं, और फिर बाद में दोनों साइमल्टेनियसली हम लेके चल रहे होते हैं। बट इनिशियली वी नीड टू the average of implementation as far as leadership style is concerned, we need to work on people management a lot. सर हमने जैसे अभी बात की कि उनका विजन सेट करना है, उनको अलाइन करना है, एंड देन अगेन आपने बात की कि पीपल मैनेजमेंट। तो हाउ यू कम अप विद जनरेटिंग न्यू लीडर्स आप विद एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ऑब्वियसली आपके साथ एक टीम काम करती है, कभी आपकी अपनी एक्टिविटीज हैं, फैमिली एंगेजमेंट से बहुत सी चीजें, तो ऑब्वियसली एक रिप्लेसमेंट भी नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि कोई ऐसा चार्ज चाहिए होता है जो आप के न होने के टाइम पे वो उन सब चीज़ों को देखे, और उसके अंदर भी वो करिश्मेटिक पर्सनालिटी के साथ वो लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही लोगों को लीडर कर मतलब बनाने में या उनकी तरबियत उस तरह करने के लिए क्या टूल्स, क्या स्ट्रेटजीज आप फिर यूटिलाइज करते हैं? सबसे पहले मैंने जिस तरह पहले भी ये बात आपके सामने रखी है कि अवेयरनेस, वो हमारे चेंज मैनेजमेंट में डॉक्टर फातिमा मैं जरूर एक्नॉलेज करूंगा, उनकी एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा था चेंज मैनेजमेंट। सबसे पहले अवेयरनेस देना। सही। कि जब तक अवेयरनेस नहीं देते हैं आपके कि आप क्या करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम विजन को अनपैक करते हैं। मैं पर्सनली टीचर्स के सामने जो उनकी प्रॉब्लम्स है, एक्चुअली प्रॉब्लम्स मैं उनकी सुनता हूँ। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैं उनसे पूछता हूँ आप करियर में क्या करना चाहते हैं, आपका करियर प्लान क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो एक तो उनके हेल्प करना उनके करियर प्लान बनाने के अंदर, और उसमें फिर आप इन तमाम चीज़ों को सामने रखें कि मैं किस तरीके से इनको एजुकेशनल लीडरशिप की तरफ लेकर आऊँ। दूसरा अहम काम जो मैं करता हूँ कि टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, मतलब एक उन्होंने अपने एक रोल सेट किया हुआ है कि मैं तो एज ए स्कूल टीचर ही बस क्लासरूम के हद तक महत्व दूँ, उनके रोल को मैं एक्सपेंड करता हूँ। जब भी मुझे स्किल्स नजर आते हैं मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, यस यू कैन डू इट।
I always provide opportunities to my middle management और school teachers. और believe me कि एक बहुत बड़ी तादाद है मेरे स्कूल मिडिल मैनेजमेंट के जो स्कूलों को लीड कर रहे हैं इस वक्त, और बुनियादी तौर से 10-12 साल वो टीचिंग में रहे, लेकिन मैंने जब उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की मिडिल मैनेजमेंट और करिकुलम मैनेजमेंट की, तो अब वो स्कूलों को लीड कर रहे हैं. तो दे ओनली नीड अपॉर्चुनिटीज समटाइम्स, सो वी शुड नॉट डिले टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज. सही. अच्छा आमना बेटा, आप हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या, आपकी क्या लर्निंग्स हैं. ऑब्वियसली आप स्कॉलर हैं, आप इसके बारे में पढ़ रही हैं. विद इन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हम लीडर्स को डेवलप कर सकते हैं, या उनके अंदर जो लोग के अंदर स्किल्स हैं लीडरशिप की, उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास विजन होना चाहिए कि आप किस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहते हैं. सही. विजन होगा तो आगे बहुत सारे मसले जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगे. विजन के साथ हम प्लानिंग के साथ चलेंगे और फिर इसको आगे मज़ीद हम इंक्रीज, जैसे सर स्कूल मैनेजमेंट में हैं और लीडर हैं, तो फिर ऐसे आगे बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व हम कर सकते हैं विजन के साथ. सेकंड, अगर लीडरशिप स्टाइल्स हैं दो, अगर हम बात है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट अगर बात की जाए जिनको मैं फॉलो करती हूँ, एक विजन और एक डेमोक्रेटिव. अगर आपके टीम मेंबर्स साथ होंगे और आपका एक काम ग्रुप में होगा और आप मुख्तलिफ आइडिया लेकर औरों का चलेंगे और उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. सर हम सारी जो चीज़ें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल चाहिए होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और क्लाइमेट अगर हम देखें, किस तरह का है? Actually, what exactly I have been observing all the things so far. Teacher needs respect. The most important thing is respect. Indeed. The culture of respect. मैं जब इस स्कूल में अपनी लीडरशिप रोल जब मैं ऑन करता हूँ या मैं जब लीडरशिप की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आता हूँ, सबसे पहले मेरा एक स्लोगन होता है, रिस्पेक्ट इज़ फॉर ऑल. अक्सर इदारों के अंदर टीचर्स की रिटेंशन ना होने की जो बुनियादी वजह थी, जो प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किया, वो ये है कि टीचर्स नीड रिस्पेक्ट. कि बहुत ज़्यादा हाई पेड सैलरीज उनको नहीं दी जाती, खासतौर पर प्राइवेट इदारों के अंदर. गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी एक जॉब सिक्योरिटी है, उनको एक अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए. सही. दूसरी बात ये कि स्कूल के अंदर उनको एक फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना. मैंने देखा है कि जो बहुत सारे टीचर स्कूल से आते हैं, दे आर एक्चुअली साइकोलॉजिकली वेरी डिस्टर्ब. जो माहौल होता है, एक बड़ा डिक्टेटरशिप का एक रोल उनके ऊपर मौजूद हो कि जी ये करें, वो लेट क्यों आए, मतलब ये डांट टिपट की वजह से वो बच्चों को वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. वो जो बातों का वो बहुत ज़्यादा ड्रीम लेकर आते हैं कि अच्छा लेसन प्लान करके आते हैं आज बच्चों से ये बात करनी है, लेकिन बातों का टॉप मैनेजमेंट के रवैये की वजह से वो बुनियादी तौर से बच्चों तक वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, बिकॉज व्हेन दे आर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब और उनको लग रहा है कि हाँ, आई एम नॉट सिक्योर इन दिस स्कूल बिकॉज एनी टाइम एनीबडी कैन इंसल्ट मी एंड डिसरिस्पेक्ट मी. तो एक पहला कल्चर जो बहुत ज़रूरी है वो है रिस्पेक्ट का कल्चर. द सेकंड थिंग इज लर्निंग कल्चर. मैंने अपने स्कूल के अंदर लर्निंग कॉर्नर्स के नाम से मैंने कॉर्नर्स बनाए थे, जिसमें सीनियर टीचर्स और जूनियर टीचर्स को बिठा के वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. सपोज एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो टीचर्स स्कूल्स को छोड़ देते हैं वो टीचर्स हैं जिनको स्कूल क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं आती. दे कैन नॉट मैनेज द क्लासरूम. तो उसके लिए मैंने ये किया कि सीनियर टीचर्स के पास स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है क्लासरूम को मैनेज करने के हवाले से. नए टीचर्स परेशान हो रहे हैं बच्चों को कैसे मैनेज करना है, ये इनकी जो लर्निंग को कैसे मैनेज करना है, और जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बच्चे हैं उनको कैसे मैनेज करना है. सो व्हाट एग्जैक्टली द लर्निंग कॉर्नर्स हेल्प मी आउट कि वो जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो जूनियर उनको अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं और सीनियर्स उनको जो मुख्तलिफ सीनियर टीचर्स हैं अपने प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस उनके पास होते हैं वो बताते हैं. तो वीकली जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं उससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ. और मैं समझता हूँ कि एज ए स्कूल लीडर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरवीन करना है इस तरह के इशूज़ में, उनको हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करनी है. हम प्रोजेक्ट्स तो देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स के लिए पीपल मैनेजमेंट, यानी जो मैंने आपसे कहा कि ट्रेनिंग देना, पीपल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो स्किल्स उनकी डेवलप करना, ये पीपल मैनेजमेंट है. हम प्रोजेक्ट्स की बात तो करते हैं बट वी डू नॉट मैनेज देयर स्किल्स. तो मेरा जो असल में फोकस ये है कि मैं टीचर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ खुद. तो एज अ ट्रेनर, एज एन एजुकेशन लीडर, वी ऑल नीड टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. जिसको हम कहते हैं, आजकल एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, शायद इसने भी पढ़ा होगा मिस सादिया से, पेडागोजिकल लीडर्स. बिल्कुल. तो अगर स्कूल लीडर पेडागोजिकल लीडर्स नहीं, वो स्कूल की हेल्प आउट, मतलब जो टीचर्स हैं उनकी हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं. दे माइट हैव प्रॉब्लम्स. सर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपसे लर्निंग के लिए मुझे भी मिल रही हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ सवाल हैं जो जहन में रहते हैं. तो
मामला कहीं पर भी हो, किसी तरह से भी हो, अगेन हायर मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है, लोअर मैनेजमेंट होती है, स्टाफ होता है, कलीग्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि रिस्पेक्ट ऑब्वियसली एवरीबॉडी डिजर्व, बट जिनकी रिस्पेक्ट हमारे दीन में सिखाता है वो टीचर्स हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी लिहाज से। समवट हम किसी को अंडरस्टैंड भी नहीं करवाते चीज़ें, मतलब नहीं करवा पाते उस तरह जो हम चाहते हैं, मतलब हमारी इम्प्लीमेंटेशन समवट उस लेवल की नहीं होती, या अगला हमारी चीज़ों को वैसे परसीव नहीं करता, तो मसला शुरू हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो मैनेजमेंट में बीइंग अ लीडर आप किस तरह देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह एक जगह डील किया जाए और एजुकेशन के हवाले से या इंस्टीट्यूशन के हवाले से अपने रिफॉर्म्स को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाया जा सके? कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं जी बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्त जो ज़ाया होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में होता है। मैं समझता हूँ उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तो करेक्टिव एक्शन है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद उसको रिजॉल्व करें, मैं समझता हूँ कि प्रिवेंट करने की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। उसके लिए स्कूल सिस्टम और जो पॉलिसीज़ है वो बहुत मैटर करती हैं, कि पॉलिसीज़ हैं, फिर उसके बाद जो हायरार्की बन रही है, हायरार्की के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किनको रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो अप्रेजल सिस्टम है वो क्या है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने स्कूल्स में देखी, बल्कि ये स्टाइल मैं समझता हूँ कि स्कूल लीडर्स को अवॉइड करना चाहिए, कि टीचर्स और स्कूल जो टॉप लीडरशिप में, मतलब स्कूल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो बहुत बड़ा गैप नजर आता है। यानी वो जो स्कूल टीचर्स है अपने प्रॉब्लम्स डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं स्कूल प्रिंसिपल्स को, देयर इज समवन इन बिटवीन। तो आई थिंक दे मस्ट बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद द स्कूल लीडर्स। जो टॉप लीड कर रहे हैं, टॉप मैनेजर्स हैं या स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, इस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली पॉसिबल कि जितने भी बाइसनेस आ सकती हैं मिडिल मैनेजमेंट के दरमियान, वो बाइसनेस को ख़त्म करने का तरीका ये कि आई शुड बी हैव मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स। तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए। जब तक डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। अवॉइड करने से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सकता। वो मैं एक ट्रेनिंग में था, तो उन्होंने बताया कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो व्हाट एग्जैक्टली डू। तो 4 ऑप्शंस हैं। एक तो विड्रॉ जाना, सेकेंडली सेल्फ अटैक, अपने ऊपर ले लेना कि चले मेरी गलती है, अपने आप को करना। सेकेंडली अटैक अदर्स, एग्रेसिव हो जाना, यू अटैक अदर्स। एंड द फोर्थ वन इज अवॉइड। इन चारों से कॉन्फ्लिक्ट कभी भी रिजॉल्व नहीं होता। एंड द फिफ्थ वन, व्हिच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कम्युनिकेशन। कम, सिट टुगेदर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम। So without communication, exchanging, the dialogues and listening others, dialogues with the intention to listen others. यानी कि ये नहीं कि मैं कहूँगा, बल्कि मुझे सुनने के इरादे से जाना है। So when I listen others, the problem is resolved. Usually do not listen. सही। So आमना, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कॉन्फ्लिक्ट्स तो घर में भी हो जाते हैं। एक्चुअली हो जाते हैं, क्योंकि कल्चर की अगर बात करते हैं हम, तो हमारे घर में भी कल्चर होता है, हमारी सोसाइटी में भी एक कल्चर होता है, और वैसा ही कल्चर एक हमारे स्कूल में भी होता है। और जैसे हम घर में सब इक्वली लेकर चलते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ भी स्कूल में भी सेम ही बात है कि वैसे ही हमें चलना है। और जो सर ने बात कही कि बिल्कुल ठीक बात है वो, कि अगर हम खुद पे अटैक करेंगे और खुद को बोल देंगे तो फिर उस मसले का हल नहीं है, और अगर हम किसी और को टारगेट कर देंगे तो फिर भी वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी, या तो फिर हम क्विट करके चले जाएं। तो ये इन चीज़ों से नहीं है। बेहतर यही है कि आप कम्युनिकेट कर लें, और कम्युनिकेट आई थिंक इस चीज़ के पे ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो लीडर का होना चाहिए, कि कौन सा पर्सन जो है, कौन सा टीचर जो है किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर वो क्लास एक्टिविटी स्टूडेंट पे फोकस के अलावा किसी और चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहा है, तो फिर ये तो ज़्यादा बात बढ़ेगी। अगर वो अपने काम से काम रख रहा है, उस लिमिटेड टाइम में फोकस जो टाइम स्कूल का है वो ऑन ड्यूटी ही है, तो फिर तो ऐसी चीज़ें पैदा ही नहीं होंगी। सही। सर, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम, और जो वक्त की कदर करते हैं और वक्त को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं वो लोग सक्सेसफुल रहते हैं और दुनिया में उनका नाम होता है। अगेन लीडर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो टाइम को मैनेज करें और टाइम को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करें, या टाइम को विजनरी और मिशनरी अंदाज के अंदर अडॉप्ट करके अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें। तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम बीइंग अ लीडर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैं एक रिसर्च, जब मैं शुरू स्कूल लीडरशिप में आया, तो मैंने जापानीज़ और पाकिस्तान की जो स्कूल की टाइमिंग का मैंने तजिया किया, तो पता चला कि जापानीज़ की जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान से कम है स्कूल्स का। लेकिन इनकी जो इंटरनेशनल रैंकिंग में आप देखते हैं जापानीज़ को और पाकिस्तानी को, खासतौर पर एक सब्जेक्ट को ले लें, मैथ के अंदर मैंने पाकिस्तानी और जापानीज़ रैंकिंग को देखा,
तो there is a huge difference, but the timing is lower than Pakistan. Basically स्कूल के अंदर कई टाइमिंग्स हैं, एक है स्कूल टाइम, एक है एकेडमिक टाइम और थर्ड है लर्निंग टाइम। ये लर्निंग टाइम आपका कितना है? बेसिकली 5 घंटे का तो स्कूल है, लेकिन उस 5 घंटे में लर्निंग टाइम क्या है? सपोज ये इट्स ऑल अबाउट पेडागोजी, मतलब मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्कूल में जो क्लासरूम के अंदर जो टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं लर्निंग के, वो कितने लर्निंग एक्टिविटी है। सपोज मैं लेक्चर दे रहा हूँ बच्चों को और एक टीचर ने बच्चों को इंगेज किया हुआ है ग्रुप डिस्कशंस के अंदर या उनको एक ग्रुप टास्क दिया हुआ है, तो लर्निंग उस क्लास में ज़्यादा जहाँ पे बच्चे ग्रुप टास्क में लगे हुए हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे लेक्चर है। तो लर्निंग टाइम को मैक्सिमाइज इस तरह नहीं किया जा सकता कि मैं स्कूल की टाइमिंग को बढ़ा दूँ, बल्कि जो पेडागोजिकल मेरा जो असल में स्टेंस रहता है कि जो टेक्निक्स टीचर्स क्लास में इस्तेमाल करें वो ज़्यादा लर्निंग एक्टिविटीज़ हो, यानी उसमें लर्निंग ज़्यादा हो। और उसमें रिसर्च मौजूद है कि लेक्चर से 5% लर्निंग है, रीडिंग से 20% लर्निंग है, ग्रुप डिस्कशन से 70% लर्निंग है। तो ये तो तमाम रिसर्च में मौजूद हैं। तो मेरी कोशिश है कि जो पेडागोजी है, जो टेक्निक्स है क्लासरूम के अंदर, वो लर्निंग ओरिएंटेड हो बहुत ज़्यादा। सही, इस तरीके से। अब ना आप बताएं, आप तो ऑब्वियसली स्कॉलर हैं, आप सीख रही हैं, पढ़ रही हैं। मैम सादिया की क्लास में भी आपने बहुत सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सोची होंगी। यस, तो आप किस तरह मैनेज करती हैं और देन अगेन क्या पढ़ती हैं और उससे क्या एक्सट्रैक्शन आपको मिलती है? मेरी एजुकेशन के हिसाब से आप पूछ रहे हैं? ऑब्वियसली मैं आप स्टूडेंट हैं, आपको भी टाइम मैनेज करना है और आप लीडरशिप पढ़ रही हैं। टाइम मैनेज आपको आपकी एक्टिविटीज और हर चीज का टाइम बनाना खुद सेट करना चाहिए कि आप डे के कितने टाइम में लर्निंग कर रहे हैं और कितने टाइम में आपका मी टाइम है और कितने टाइम में आपकी ड्यूटी है और कितना टाइम आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं। तो इसके वे से अगर हम इस विजन के साथ चलेंगे कि आज के मेरे ये गोल्स हैं और इस गोल्स को मुझे फिल करना है, तो ऑब्वियसली सारे काम इजी हो जाते हैं। सही। और मैनेज भी मैं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसे करती हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि कब उठना है, फिर उसके बाद कब खाना खाना है और कब काम करना है, कब असाइनमेंट्स करनी है, किस दिन पे ये प्लान करना है। तो सही। अच्छा सर, बीइंग एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट के हवाले से आप माशाल्लाह अपना एक कलई किरदार अदा कर रहे हैं। तो होता है कभी कभार इंसान को हार्ड टाइम्स फेस करने पड़ते हैं, कभी कभार कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई आप कुछ खास इनिशिएटिव्स लेते हैं जो आपको पता होता है कि भाई रिस्की है, मगर ये हमें इतना जस्ट लाइक आउटपुट भी देगा या हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी बेहतरी लेकर आएगा। कोई ऐसा मतलब अपना वाकया या अपना एक्सपीरियंस आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें जिसमें आपने कोई खास इनिशिएटिव लिया हो विद द कैपेसिटी ऑफ एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट। शायद उस पर आपको लोगों ने ये भी कहा हो कि सर ये तो बड़ा ही रिस्की है मामला, मतलब इसका उलट भी हो सकता है, मगर आप ऑब्वियसली एजुकेटेड बंदा वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से देखता है, पूरी टीम देखता है, पूरा एटमॉस्फेयर और कल्चर देख के वो कदम उठाता है। कुछ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस? Yeah, that's the decision in mid-COVID-19 process. I decided to launch a new branch, एक less privileged area, और वो भी मैंने प्लान किया था प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चूँकि लेस प्रिविलेज एरिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और वहाँ रेजिस्टेंस भी है, लोग समझते नहीं है और समझते हैं जी बस वो कॉपी वर्किंग और ये सारी चीज़ें बच्चे याद करते हैं, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए बहुत रिस्की था। और ऑफकोर्स सब ने मुझे कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ये तो लेस प्रिविलेज एरिया के अंदर आप एक स्कूल, और वो भी बिट कोविड-19 में जब लोग स्कूल बंद कर रहे हैं आप वहाँ एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। लेकिन मुझे तो उससे बहुत बड़ा चैलेंजिंग आगे कोविड से कोई इशू नहीं हुआ, स्कूल भी इम्प्लीमेंट हो गया, प्रोजेक्ट वर्कआउट भी हो रहा है, लेकिन एक बुनियादी इशू जो आ रहा है वो है कि अभी तक पेरेंट्स की अवेयरनेस का इशू है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के हवाले से अभी तक उनकी अवेयरनेस उस लिहाज से नहीं है। और मुझे हर महीने मंथली बेसिस पे मुझे एक ट्रेनिंग अरेंज करनी होती है पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का क्या फ़ायदा उनको, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू विद दिस कोर्स। तो जो टिपिकल माइंडसेट है उसको चेंज करना बहुत मसला है, और मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रही है। एक तो जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है उन इलाकों में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, पेरेंट्स समझते हैं चीज़ों को, लेकिन लेस प्रिविलेज एरिया के अंदर एक चेंज की नीयत से जाना
बहुत बड़ा रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। सर ऑब्वियसली जो आपने अभी बात की, इसी से ही मुझे मेरे जहन में एक सवाल आया कि इस तरह के बहुत सारे मामलात में आपको अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटीज को कहीं ना कहीं बढ़ाना भी होता है और कहीं ना कहीं उसमें सस्टेनेबिलिटी भी रखनी पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं एज एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट के हवाले से, अगर हम इसको देखें? ऑब्वियसली जब जैसे आपने कहा कि भाई एक ऐसे एरिया में जहाँ पर लेस प्रिविलेज लोग हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में उनकी कैपेसिटी उस लिहाज की नहीं है और बहुत सारे इश्यूज तो ऑब्वियसली वहाँ होते ही हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको डील करना होता होगा, चीज़ों को मैनेज करना होता है। जैसे उनका माइंडसेट भाई कलम कॉपी लिखना पढ़ना ही तो उनको है, तो वहाँ पर उन चीज़ों की प्रायोरिटीज को उनको जस्ट लाइक उस मामले में अवेयर करना कि भाई इसकी क्या प्रायोरिटी सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे काम तो करना पड़ता होगा। मतलब आप समझ रहे कि मुझे लर्निंग के लिए मैं क्या सोर्स यूज करता हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी शख्स बगैर मेंटोरशिप के किसी भी प्रोफेशन के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। मेरे भी मेंटोर्स हैं, डॉक्टर नजम हैं, डॉक्टर फातिमा ताहिर जावेद साहब हैं, तो ये मेरे मेंटोर्स हैं। मुझे जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं, आई रियली डिस्कस विद देम एंड आई ट्राई टू फाइंड बेटर सॉल्यूशंस। और मैं समझता हूँ ये भी एजुकेशनल लीडर्स हैं, बल्कि ये लीडर्स के लीडर्स हैं। दे हैव गिवन लीडरशिप टू सो मेनी पीपल, और लीडर इज द वन हु मेक्स फ्यूचर लीडर्स। सो अगर हम मेंटोरशिप में नहीं आते हैं, देखिए मेरे मेंटोरशिप में बहुत सारे लोग हैं, पर आई एम सपोज्ड टू बी अंडर सम मेंटोरशिप्स। इंडीड आई एम मेंटी। तो जब भी मुझे इस तरह के इश्यूज होते हैं जहाँ मेरे स्किल्स लाजवाब हो जाना या I cannot respond to those issues, then I, consult my mentors and I really learn. इसके अलावा रिसर्च मौजूद है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं, लेकिन फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मेंटोरशिप बहुत कामयाब एक स्ट्रेटजी है। आमना, आप क्या कहेंगी इस बारे में? ऑब्वियसली आपको भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती होंगी, नए क्लास के असाइनमेंट्स या नई एक्टिविटीज़ या कुछ नया पढ़ने को मिलता है, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अप टू डेट रहना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही सर ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि हर किसी को कुछ बनाने के लिए किसी ना किसी का हाथ होता है और कोई ना कोई हेल्प कर रहा होता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी मेरे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है और बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं और उन पे ही फोकस किया है, तो वो चीज़ हो गई है। और उनके अलावा लाइक मिस सादिया भी हैं, जिनसे बहुत बार इन चीज़ों पे जो भी प्रॉब्लम्स हों बात की जाती है तो वो सॉल्व हो जाती हैं। जैसे हमने शो के स्टार्टिंग में बात की थी कि भाई कम्युनिकेशन से बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं, बट ये है कि आपको कम्युनिकेशन और उसकी जो भी लवाजमात हैं वो पूरे करने हो। सर बहुत सारे लोग इस फील्ड में ऑब्वियसली एक बहुत ही विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि अवेयरनेस आ रही, लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट के हवाले से। जो एस्पायरिंग लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? Yes, definitely. अगर आपने वाकई सर्व करना है विद अ ट्रू सेंस टू योर नेशन, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन खिदमत अगर पाकिस्तान की करनी है तो वो यही कि आप न्यू जनरेशन के ऊपर वर्कआउट करें। हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको 21st सेंचुरी स्किल्स और पाकिस्तान की जो अपनी आइडियोलॉजिकल जो बाउंड्रीज है उसके हिसाब से उनको आप बनाएं और उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बनाएं। मैं समझता हूँ हमारे बच्चे आजकल अगर हम लोग वर्कआउट करें, यानी कि जो बच्चे हैं हमारे ये न्यू जनरेशन, यही पाकिस्तान है एक्चुअली। तो अगर हम इस बात को ज़हन में रखें कि वी आर सो मच गोइंग टू बी मटेरियलिस्टिक, के टीचिंग में शायद बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और हमें यहाँ पे इतना करियर नज़र नहीं आ रहा, तो कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि रियासत के लिए भी करनी चाहिए, नेशन के लिए भी करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। मैं खुद एक टेक्सटाइल के फील्ड में था, वहाँ से मैं टीचिंग की तरफ आया हूँ और मैंने अपनी चॉइस पे, नोबडी मोटिवेटेड मी टू कम्स टू इट टीचिंग। तो मैं चूँकि पार्ट टाइम टीचर था और टेक्सटाइल में भी था, लेकिन देन आई मूव टुवर्ड्स माई टीचिंग एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली। इंटरनल पीस मैं महसूस करता हूँ बहुत ज़्यादा कि टू सम एक्सटेंट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू माय नेशन। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नीड्स true leaders, educational leaders, and educational leaders are actually they are the key leaders who can transform the society. कोई और लीडरशिप नहीं कर सकता, only education leaders can transform the society, क्योंकि एजुकेशन ही चेंज ऑफ बिहेवियर लेकर आता है। तो हम बिहेवियर की चेंजेस जो है वो एजुकेशन से ही काउंटर कर सकते हैं। जो गलत बिहेवियर्स लोग लेकर आ रहे हैं उसको भी हम एजुकेशन से ही काउंटर कर सकते हैं और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट, आई वुड इनवाइट ऑल द न्यू जनरेशंस, स्पेसिफिकली दोज दे आर सीकिंग देयर करियर नाउ, they are on the stage to seek their career. I would motivate them to get involved in educational programs first,
और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। ज़ैबिस भी प्रोग्राम ऑफर्स कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब इनरोल हों, अपने करियर को सीख करें। बीएड आजकल प्रोग्राम आ रहे 4 इयर्स का, वो ऑनरशिप 4 इयर्स का ऑनर्स है, और अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप 2.5 इयर्स का भी कर सकते हैं। और एमएस एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट में भी आप आइए ज़रूर, बहुत ज़्यादा स्कोप है, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली बहुत स्कोप है एजुकेशन के अंदर। सही। सो व्यूअर्स, ऑब्वियसली पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो पढ़ना है और चीज़ों को समझना है, और क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वंस अगेन थैंक यू मैम सादिया दुरानी साहिबा कि आप इतने अच्छे असाइनमेंट्स तरतीब करती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और हमें भी बहुत कुछ लर्निंग मिलती है क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे शो में आते हैं और जो करंट स्कॉलर्स हैं वो हमारे साथ बैठते हैं, तो हमें भी बहुत सारी नए, हम ये कहेंगे कि ज़ाविये मिलते हैं, सोचने की नई डायरेक्शंस मिलती हैं। एंड वंस अगेन सर आलमगीर साहब, मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी आप डॉक्टर बनेंगे तो हम आपको दोबारा शो में जब आपको इनवाइट करेंगे। डॉक्टर मिस सादिया का शुक्रिया अदा करूंगा, जो कि मैंने एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट का कोर्स मिस सादिया से ही पढ़ा था, और जितनी टर्मिनोलॉजीज मैंने इस्तेमाल किए, मेजॉरिटी ऑफ द टर्मिनोलॉजीज आई लर्न फ्रॉम मिस सादिया, एंड थैंक यू सो मच मिस सादिया for teaching us this course. Thank you so much. Highly honored. सर obviously मैं यही कहना चाह रहा था कि आप जब डॉक्टर बनेंगे तो आपके साथ फिर एक और पॉडकास्ट भी हम करेंगे जिसमें आपके साथ आपके डॉक्टर बनने के बाद के एक्सपीरियंस भी हम जरूर शेयर करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती टाइम में से हमें स्पेशली हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। लास्टली कोई मैसेज, क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम को जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि कोई मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, फॉर द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, for the educational experts. Yeah, this is the time I think for educational experts to sit together और एक हारमनी लेकर आए पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंजेस से हमारी रियासत इस वक्त गुजर रही है, ख़ासतौर पे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, और इसी को सामने रखते हुए मैंने अपने पीएचडी का भी जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया था एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, और बुनियादी तौर पर मैं चाहता हूँ कि स्कूल में भी बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट किया जाए। पाकिस्तान नीड्स एक्चुअली अ पैराडाइम शिफ्ट, पाकिस्तान नीड्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज जनरेट होते हैं जब मईशत कमज़ोर होती हैं, और वो क्राइम्स की तरफ फिर लोगों को लेके जाते हैं। बहुत सारे जो सोशल इश्यूज जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ रही हैं, ये सब इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब मईशत कमज़ोर हो जाती है, तो एजुकेशनल कम्युनिटी को अपना एक रोल अदा करना चाहिए, including me, all of us sit together to plan how we can transform our generation towards business to resolve the issues of Pakistan. ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही किसी और लीडरशिप की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ तनहा उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल लीडर्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, और उसके लिए यकीनन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हम सब बैठ कर बात करें और पूरे पाकिस्तान को सामने रखकर हम इशूज़ को रिजॉल्व करें। Indeed, indeed. So viewers, obviously पाकिस्तान की तरक्की और उसकी कामयाबी के लिए हमें वाकई नए लीडर्स की ज़रूरत है, एक क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। एंड वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू माय बोथ गेस्ट कि आप लोग हमारे स्टूडियोज़ में आए, एंड आपके लिए ऑब्वियसली हम और भी अच्छे अच्छे एपिसोड्स बनाएंगे और गेस्ट को इनवाइट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ ZEB FM डिजिटल।